हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट राज तन्ना। आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में, जिसका नाम है सिंप्लीफाइंग लॉ एंड सॉल्यूशंस। इस चैनल में बेसिकली हम लोग कोई भी लीगल डिस्प्यूट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गया जो कोई इंडिविजुअल फेस कर रहा है, उस चीज़ का लीगल हम लोग सॉल्यूशन आपको देते हैं। आप कौन सी कोर्ट ऑफ लॉ में उसको चैलेंज कर पाओगे, कौन से ग्राउंड्स पे चैलेंज कर पाएंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। यदि आपका ऐसा कोई भी लीगल डिस्प्यूट हो या कोई बिजनेस या ट्रेड में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इस नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और उस चीज़ का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। फ्रेंड्स, आज बेसिकली हमारा ये वीडियो है जीएसटी से रिलेटेड। अब ये इश्यू काफ़ी वैक्स्ड इश्यू है। इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट ओपिनियंस आ चुके हैं, कोई एक पर्टिकुलर ओपिनियन नहीं आ पाया है, तो इसलिए मैं उस चीज़ का आज अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, ये पॉइंट है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सेक्शन 29 के हिसाब से, कि जब आपका रजिस्ट्रेशन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो गया, उसका अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, तो कैंसिलेशन होने के टाइम पे आपका जो स्टॉक पड़ा होगा आपके पास, उसमें आपको कितना टैक्स भरना होगा, या पूरे स्टॉक का भरना होगा या कोई लिमिटेड स्टॉक का, लिमिटेड चीज़ों का भरना होगा, उस चीज़ के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आप सब लोग जानते हैं कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जीएसटी में दो टाइप से होता है। या तो कोई 29(1) जो डिफाइन करता है कि कोई प्रॉपर ऑफिसर के आप अगर एप्लीकेशन दे अपनी, कोई लीगल हायर्स हो गया, किसी प्रोप्राइटर की कोई डेथ हो गई, आपका बिजनेस ट्रांसफर हो गया, एमलगमेट हो गया, टेक ओवर हो गया, तो उस चीज़ में आप कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका होता है। और दूसरा, कोई प्रॉपर ऑफिसर अगर आपका सुओ मोटो कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन वही खुद ही कर दे, आपका कैंसिलेशन नंबर वो उस हिसाब से होगा कि अगर आपने सेक्शन 10 में आप हो और आपने अपना 3 कॉन्सेक्यूटिव मंथ्स का आपने रिटर्न फाइल ना किया हो, 6 मंथ्स का आपने रिटर्न फाइल ना किया हो, कोई ऐसे प्रोविजंस हो इस एक्ट में जिसमें आपने वायोलेट किया हो, फेक इनवॉइसेस बनाए हो, वैसे सारे चीज़ों के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। तो फ्रेंड्स, जब रजिस्ट्रेशन किसी का कैंसिल होता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैंसिल होने के बाद उनका जो स्टॉक होगा, उसकी लायबिलिटी टैक्स, गवर्नमेंट का आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, उस चीज़ का हमें क्लैरिफिकेशन 29 सबसेक्शन 5 देता है। अब 29(5) ये कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड शैल पे एन अमाउंट बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और डेबिट लेजर इक्विवेलेंट टू द अमाउंट equivalent to the credit of input tax, equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held as stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock or capital goods or plant and machinery, or the output tax payable on such goods whichever is higher. अब फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है पर्टिकुलरली जो मैंने अभी आपको बोला, इसमें दो टाइप के इंटरप्रिटेशंस हो रहा है कि कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन होने के बाद या तो एक आर्ग्यूमेंट ऐसी आ रही है कि मुझे पूरे स्टॉक के ऊपर मुझे टैक्स पे करना होगा, या तो लिमिटेड जिसके ऊपर मैंने आईटीसी अवेल की हो उसके ऊपर मुझे भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम अपना वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले मैं आपको सेक्शन पूरा जो अभी मैंने आपको बोला वो, दूसरा मैं उसका इंटरप्रिटेशन आपको बोलूँगा, उसके साथ कौन से रिलेवेंट प्रोविजंस लगेंगे, कौन से रूल्स लगेंगे, और फिर हम लोग प्रैक्टिकल 2-3 एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब ये दिक्कत काफ़ी प्रोफेशनल्स को होगी अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देने के लिए। इसलिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग लिटरल इंटरप्रिटेशन हम लोग सेक्शन 29 का करें, तो उसमें बोला गया है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन उस रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड शैल पे एन अमाउंट, मतलब जिसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उनको एक अमाउंट पे करना होगा। वो अमाउंट क्या होगा, तो इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। पॉजिंग हियर फॉर अ मोमेंट, इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स मतलब अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन देखें तो वही गुड्स जिस पे आपने इनपुट टैक्स लिया हो, सेक्शन 2 में डिफाइन है। मतलब एक चीज क्लियर हो गई, इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। अब किसके रिस्पेक्ट में, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड एज स्टॉक और इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। मतलब अकॉर्डिंग टू माई व्यू, मेरे इंटरप्रिटेशन के मुताबिक आपको पूरे स्टॉक का टैक्स पे नहीं करना है। आपको जो इनपुट्स आपके स्टॉक में पड़े हैं और इनपुट्स आपका कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स हैं जिसकी आपने क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर ली हो, या तो आउटपुट टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स विच एवर इज हायर, उसके ऊपर ही आपको भरना पड़ेगा। आपको पूरे टैक्स के ऊपर, पूरे स्टॉक के ऊपर आपको नहीं भरना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो फ्रेंड्स, जो
गुजरात वेट जिन लोगों ने उसमें प्रैक्टिस की हो तो उनमें ये एक सेक्शन था, सेक्शन 27(6) जो कैंसिलेशन के टाइम पे बोला गया था। अब उसमें ये सेक्शन में ये था कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो कैंसिलेशन होने के पहले दिन जितना भी आपका टैक्स पड़ा, जितना भी आपका स्टॉक पड़ा है, दैट विल बी डीम्ड टू बी सेल्ड, वो टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी। और उस रिलेवेंट सप्लाई गुड्स, जो गुड्स आपका सेल हुआ है उस पर जो रिलेवेंट रेट है टैक्स का, वो या तो इक्वल इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रीवियसली क्लेम्ड विच एवर इज हायर, वो आपको भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जब बेसिकली हम लोग इस जीएसटी से रिलेटेड की बात करें तो सबसे पहली चीज लिटरल इंटरप्रिटेशन सेक्शन 29(5) का ये बोलता है कि इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, यानी कि वही चीजें जिसमें मैंने क्रेडिट उसका लिया हो और उस चीज का किस तरह से उसको क्वांटिफाइंग, किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, उसका 25(6) में दिया गया है। 29(6) में नीचे के साइड में उन्होंने ऐसा बोला है कि टू कैलकुलेट द अमाउंट प्रिस्क्राइब इन 29(5) एज मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो फ्रेंड्स, उस चीज का उन लोगों ने रूल बनाया है, रूल 44। अब रूल 44 को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो प्योरली रिवर्सल का ही रूल है। ये सेक्शन ही रिवर्सल ऑफ आपके क्रेडिट का सेक्शन है, सेक्शन 29(5। और रिवर्सल के भी रूल्स में 44 में अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया कि आपको पूरे स्टॉक के ऊपर आपको टैक्स पे करना है। आपको उसी चीज की डिटेल्स देनी है, उसी चीज का आपको कैलकुलेशन करना है जिसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स और इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स। और 44(3) जो रूल है उसमें सब क्लॉज 3 में ये बोला गया कि अगर ऐसे कोई भी इनवॉइसेस आपके पास ना पड़े हो, आपके पास अवेलेबल ना हो, जिसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हो, तो उस इनवॉइसेस के आपको मार्केट वैल्यू फाइंड करके उसका टैक्स पे कर देना होगा। मतलब कहीं पर भी सेक्शन में हमें पूरे एंटायर स्टॉक का पे करने का नहीं बोल रहे हैं। अब इस चीज का आर्ग्यूमेंट हम लोग किस तरह से ले सकते हैं इंटरप्रिटेशन की, कि मान लीजिए कि जीएसटी में जीएसटी लगाने के लिए आपका सप्लाई अट्रैक्ट होना जरूरी है। अब अगर आप लोग ध्यान दें कि जब आपका बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, एमलगमेट हो जाता है या मर्जर हो जाता है, तो उस चीज को उन लोगों ने सप्लाई नहीं माना है। वो डिफाइंड है शेड्यूल 2 में 4C में, अनलेस के बाद फर्स्ट और सेकंड प्रोविजन में उन लोग ऐसा बोला है कि अगर आपका ऐसा कोई भी प्रोविजंस है, ऐसा कोई भी बिजनेस अगर ट्रांसफर हो गया, एमलगमेट हो गया, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, बिकॉज इट इज ए गोइंग कंसर्न में वो पूरा ट्रांसफर हुआ है, तो सेंस इट इज नॉट अ सप्लाई, देन जीएसटी विल नॉट बी अट्रैक्टेड। अब जब आप शेड्यूल 1 देखेंगे तो उसमें फर्स्ट एंट्री ये बोलते हैं कि उसमें कई एक्टिविटीज दी है कि विच विल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। उसमें भी ये फर्स्ट क्लॉज ऐसा दिया गया कि आपका परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ आपका बिजनेस एसेट्स होता है तो उसी चीजों को सप्लाई माना जाएगा जिस एसेट्स पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल की है। और शेड्यूल 2 में 4C में दो देयर इज अ डीमिंग प्रोविजन कि अगर एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अगर सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो उस टाइम पे उसके जो भी गुड्स होंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। बट दो देयर इज अ डीमिंग प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू माई इंटरप्रिटेशन वो आपका सप्लाई तो गिना जाएगा शेड्यूल 2 के हिसाब से, बट टू क्वांटिफाई दैट अमाउंट कि आपका टैक्सेबिलिटी कितना होगा, दैट इज ओनली प्रिस्क्राइब्ड अंडर 29(5). और 29(5) के हिसाब से रूल 44 बना है, उसमें पूरा मैनर एंड कैलकुलेशन प्रिस्क्राइब किया गया है और उस हिसाब से उन लोगों ने जीएसटीआर 10 फॉर्म निकाला है, जिसमें भी कोई भी अगर आप डिटेल्स ध्यान से पढ़े तो उसमें भी आपको वही डिटेल्स, वही इनवॉइसेस की डिटेल्स आपको अपलोड करनी है इनपुट्स से रिलेटेड जिसकी आपने स्टॉक टैक्स ले लिया है, मतलब उसी चीज का आपको टैक्स रिवर्स करना है। यही चीज हम लोग इंटरप्रेट करें तो सप्लाई की डेफिनेशन में, सप्लाई में भी बोलते हैं कि सप्लाई इंक्लूड्स सेल हो गया, मर्जर, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, एक्सचेंज, रेंटल और डिस्पोज्ड ऑफ। तो डिस्पोज्ड ऑफ आपका गुड्स हुआ, मतलब इनपुट का ये उन लोगों का इंटेंशन, ये मैं मान रहा हूं कि ऐसा होगा कि इनपुट्स कंटेन इन स्टॉक और इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स आपका ऑलरेडी डिस्पोज्ड है बिकॉज आपने उसको यूटिलाइज कर चुके हो। पड़ा है, ऐसे ही पड़ा है, आपने अवेल नहीं किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आपका यूटिलाइज हो चुका है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल होता है तो जो चीज आपने यूटिलाइज कर ली वो रिवर्स करके आप वापस गवर्नमेंट को दे दो, दैट इज द इंटेंशन। अगर फ्रेंड्स हम लोग ये बोले कि आप पूरे सेक्शन में ही पूरे स्टॉक के ऊपर ही उनको लेना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी फ्रेंड्स की ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है जीएसटी का, ऑब्जेक्शन रीजंस, उसको वायोलेट करेगा। बिकॉज जीएसटी का ऑब्जेक्ट एंड रीजन एक महत्व का ये है कि देयर शुड बी अ स्लीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट और कास्केडिंग इफेक्ट ना होनी चाहिए। फॉर सपोज मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया
और अगर आपको पूरे स्टॉक का ऊपर टैक्स पे करना पड़े तो फिर आप वापस रजिस्ट्रेशन लेंगे, तो जब आप उसको सप्लाई करेंगे तो फिर आपको वापस उसी पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक दैट वुड नॉट बी इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर टू बर्डन द टैक्स पेयर्स। देयरफॉर in my view it should be only with respect to those goods which you have availed the ITC and not on the entire stock। दूसरा कि अगर हम लोग सेक्शन 29(5) को पढ़ते हैं तो लास्ट में जो है सच गुड्स ऑन आउटपुट टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स, तो अकॉर्डिंग टू मी जो सच गुड्स है वो सच गुड्स डिफाइन नहीं है पूरे एक्ट में कहीं पर भी। सो इफ वी आर रीडिंग अ पर्टिकुलर प्रोविजन तो उसमें जो भी वर्डिंग्स है, मान लीजिए कि सच गुड्स है तो दैट हैज टू बी रेड इन द कॉन्टेक्स्ट इटसेल्फ, मतलब सेक्शन 29 के 5 के अंदर ही मुझे वो कॉन्टेक्स्ट में रीड करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो वैसे ही गुड्स के बारे में वहां पर बोला गया है कि जिसमें आपने क्रेडिट ले चुके हो और आपका इनपुट्स हो गया या कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स हो गया, एंटायर स्टॉक की बात नहीं है। अब जहां तक बात रही कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी की, तो उसमें नीचे प्रोविजन दिया गया है कि कैपिटल गुड्स में आपको उतना जितना आपने आईटीसी ले लिया है और रिड्यूस बाय सच परसेंटेज, जो 5 ईयर्स का आपका पीरियड है जो आपका रह चुका है जिसको आपने क्लेम नहीं किया उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और वो चीज या तो आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू भी सेक्शन 15 में दी हुई है, उस हिसाब से आपको निकालना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कॉम्पोजिशन डीलर्स की भी बात आएगी कि कॉम्पोजिट डीलर्स को क्या होगा। अब फ्रेंड्स कॉम्पोजिट डीलर्स का 2 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि एक तो फर्स्ट चीज कि उन लोगों ने आईटीसी लिया नहीं है, दे आर नॉट एलिजिबल टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब ये परव्यू से बाहर हो गया। और दूसरा उनका आउटपुट टैक्स पेएबल एज सच कुछ है नहीं, अगर आप एज सच देखें तो 1% होगा, बट अगर एट मैक्स उनको लेना होगा तो 1% ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी वो 1% भी नहीं ले पाएंगे, बिकॉज कि जो सीजर्स हो, जब अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के प्रीसीडिंग डेट पे आपका जितना भी स्टॉक होगा उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो वैसे उसका आउटपुट टैक्स पेबल नहीं होगा, बिकॉज एक्चुअली ही इज नॉट सप्लाइंग द गुड्स, द टैक्सेबल सप्लाई हो ही नहीं रही है। और जब टैक्सेबल सप्लाई नहीं हो रही है तो आउटपुट टैक्स पेबल की कोई बात ही नहीं आती। जीएसटी सप्लाई तभी माना जाएगा इफ यू आर मेकिंग इट अ सप्लाई टू अनदर पर्सन बाय टैक्सेबल सप्लाई। बट अगर लेजिस्लेशन का इंटेंशन यही हो कि भाई पूरे टैक्स के ऊपर हमें पे कर आपका रेंट कोई भी टैक्स हो आपको लेना पड़ेगा, तो इसमें सिचुएशन ऐसा होगा कि कंपोजिट डीलर्स में अगर उनका 1% का आउटपुट टैक्स है पर उनके जो गुड्स है उनकी एक्चुअल रेट काफी ज्यादा है, तो कैंसिल होने के टाइम पे या तो 1% लेंगे या तो फिर आप 12 या 15% लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। सो अकॉर्डिंग टू माई इंटरप्रिटेशन कंपोजिट में भी ये नहीं लगना चाहिए। और जो फॉर्म उन लोगों ने प्रिस्क्राइब किया है GSTR 10 के माध्यम से, उसमें भी दोज फॉर्म हैज नॉट टू बी फिल्ड बाय सेक्शन 10, ये रजिस्टर्ड कंपोजिट डीलर्स के उनको फॉर्म ये नहीं भरना है। और रूल प्रिस्क्राइब हुआ है जो 44, दैट इज द ओनली रूल प्रिस्क्राइब टू क्वांटिफाई द अमाउंट अंडर 29(5), और 29(5) की अमाउंट के रिलेटेड और पूरे एक्ट में कोई भी रूल नहीं है, तो ओनली 44 एप्लीकेबल है, विच प्योरली टॉक्स अबाउट अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट और रिवर्सल आपका क्रेडिट। और फ्रेंड्स अगर आप वर्डिंग्स ध्यान से पढ़े 29(5) का, तो जो वर्ड्स है इनपुट्स कंटेंट इन स्टॉक एंड इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश एंड फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, ये पूरे एक्ट में सेक्शन 18 में दिया है, फर्स्ट सेक्शन में उनके 4 प्रोविजंस में, और दूसरा 29(5) में। एज पर माई नॉलेज की ये प्रोविजंस बाकी ये वर्डिंग्स बाकी कहीं पर भी नहीं दिया। और वो जो 18 सेक्शन है और सेक्शन 29(5), इट इज अबाउट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इस पे आपका पूरा स्टॉक का टैक्स नहीं पे करना है, आपको लिमिटेड स्टॉक पे करना है जिसके ऊपर आपने आईटीसी लिया है। और अगर कोई वेट रिजीम का आपका स्टॉक हुआ कि आपने उसका क्रेडिट ना लिया हो और फिर यहाँ पर आप माइग्रेट होकर आए हो, आपका भी स्टॉक पड़ा, आप नंबर कैंसिल कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको उसमें कोई टैक्स पे करना नहीं होगा, बिकॉज यू हैव नॉट टेकन इनपुट टैक्स क्रेडिट। बिकॉज जीएसटी रेजिम में इनपुट टैक्स अभी एप्लीकेबल हुआ, पहले प्रीवियसली वो नहीं था। और इस इंटरप्रिटेशन का काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत हो रहा है, बिकॉज काफ़ी सारे जगहों पे डिपार्टमेंट ने नोटिस इश्यू कर दिए हैं कि आप पूरे स्टॉक का हमें टैक्स भरिए। बट फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट द करेक्ट पोजिशन। करेक्ट पोजिशन वुड बी कि लिमिटेड स्टॉक के ऊपर ही भरना है, ना तो पूरे के ऊपर भरना है।
और अगर इस चीज़ का आपको नोटिस इश्यू होता है या कुछ भी होता है तो अकॉर्डिंग टू मी फ्रेंड्स, आप इस चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज कर सकते हो, दैट द नोटिस विच इज इश्यूड अल्ट्रा वायरस टू द, ये अपना सेक्शन 29 एंड रूल 44 ऑफ द CGST एक्ट। तो फ्रेंड्स बस आज के डिस्कशन के लिए इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप वापस इस नीचे गए ईमेल ID या फिर मोबाइल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको आपका सॉल्यूशन दूसरे वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।